हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द क्लास। हम जब भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इस होल प्रोसेस को सक्सेसफुली या फिर यूँ कहें कि सक्सेस होने के लिए ज़रूरी क्या रहता है कि एक तो हमारी प्रोनंसिएशन जो है वो क्लियर हो, प्लस जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, जिसके सामने हम अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एबल हो सके हमारे थॉट्स को समझने में। और उसके लिए ज़रूरी है समझने के लिए कि वो सुन सके जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उन सेंटेंसेस को, उन इमोशंस को, उन फील को वो जो है ध्यान से सुन सके। लेकिन जब हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, जब भी हम कोई नई भाषा के बारे में सीखना शुरू करते हैं, तो उस भाषा को सीखते समय जो है बेसिकली जो है 4 स्किल्स जो है सीक्वेंस या फिर ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में जो है वो यूज़ किए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ लिसनिंग स्किल, सेकंड स्पीकिंग स्किल, थर्ड रीडिंग स्किल एंड फोर्थ इज राइटिंग स्किल। ये 4 स्किल्स हैं या कौशल हैं जो किसी भी भाषा को सीखते समय जो है सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध तरीके से जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि लिसनिंग स्किल, जो श्रवण कौशल है, उसको सुनते समय किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए या उन प्रॉब्लम्स की रेमेडीज़ जो है क्या क्या हो सकती हैं, तो इन रेमेडीज़ के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रेमेडीज़ फॉर हियरिंग लॉस और डिसऑर्डर, श्रवण दोष के सुधार के उपाय। तो हियरिंग लॉस है या कोई डिसऑर्डर से गुजर रहा है, सरवाइव कर रहा है, इसकी सुधार, इसकी कैसे सुधार किया जा सकता है, किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखकर जो है किसी लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो है लिसनिंग स्किल के थ्रू इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो इन रेमेडीज़ के बारे में, इन सुधार के बारे में जो है हम आज की क्लास में बात करेंगे कि श्रवण कौशल के जो दोष हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उन दोषों को किन किन टिप्स को माइंड में कैप्ट करके रख कर जो है रेमेडीज प्रोवाइड करवाई जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज विद्यार्थियों का डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, सबसे पहला या इम्पोर्टेंट जो बात रहती है वो रहती है कि हियरिंग डिसऑर्डर, अगर हम कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है हियरिंग डिसऑर्डर से जूझ रहा है या सरवाइव कर रहा है, तो उस चीज़ को अप्रूव्ड होने के लिए हम डॉक्टरी चेकअप करवाते हैं। तो जो भी हियरिंग डिसऑर्डर्स हैं या कोई लॉस हुआ है हियरिंग के रिगार्डिंग, तो उसकी जो रेमेडी है, उसकी रेमेडी के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्टली आइडेंटिफाई बाय द पेरेंट्स किया जाएगा चाइल्ड को। उसके बाद जो है पेरेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, डॉक्टरी चेकअप उसका करवाया जाएगा और डॉक्टरी जो है ट्रीटमेंट उसका शुरू किया जाएगा। तो ये फर्स्ट रेमेडी है हियरिंग डिसऑर्डर के। सेकंड इज शोर मुक्त वातावरण का निर्माण या फिर शांत वातावरण की व्यवस्था, क्रिएटिंग अ नॉइज फ्री एनवायरनमेंट। जब भी किसी लैंग्वेज के बारे में, किसी लैंग्वेज को लिसनिंग स्किल के थ्रू जो है सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट जो हो वो बिल्कुल नॉइज फ्री होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, किसी भी नई चीज़ का, नए नॉलेज को जो हम लिसनिंग स्किल के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम सुन रहे हैं उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सुनते समय वो एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल नॉइज़ फ्री होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए जो डिस्टरबेंस क्रिएट करे, या जिसे हम सुन रहे हैं, जिस कंटेंट को हम लिसन कर रहे हैं, उस कंटेंट को लिसन करने में जो है हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, या सुनने में दिक्कत आए, या गलत धारणाएं जो है हम अपने
बनाएं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, शोर से मुक्त होना चाहिए, नॉइज़ फ्री होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ उच्च स्वर में पढ़ाना, टीच अलाउड। जब भी एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है तो मोस्टली हम देखते हैं कि हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के थ्रू ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाते हैं। आई मीन कि हम लेक्चर मेथड के द्वारा, भाषण विधि के द्वारा ही मोस्टली जो है पढ़ाया जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कम मेहनत लगती है, समय की इसमें बचत होती है, और एक ही टाइम में हम एक ही चीज़ को जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलग अलग मेथोडोलॉजी टेक्निक्स जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। ओरल ओरली जब हम पढ़ा रहे हों, मौखिक रूप जब हम यूज़ कर रहे हों लैंग्वेज की, तो जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का जो वॉल्यूम रहेगा एक टीचर का, एक इंस्ट्रक्टर का, तो उनका जो स्वर है वो उच्च स्वर होना चाहिए। मतलब कि पढ़ाते समय लाउड रीडिंग जो है करवाई जानी चाहिए, उच्च स्तर में जो है एक टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि जब टीचर मंद आवाज़ में बोलेगा, बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में बोलेगा, तो स्टूडेंट्स को सुनने में दिक्कत होगी। अगर सुनने में दिक्कत होगी तो जो टीचर जो सिखा रहा है उसके बारे में बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस प्रोसेस के ड्यूरिंग टीचर जो है लाउडली जो है टीच करे, या वो ऊंचे स्वर में अपने वॉल्यूम को अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट्स, जो उनकी स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर जो है अपने वॉल्यूम को बढ़ाए या घटाए। नेक्स्ट इज शुद्ध उच्चारण पर बल, emphasis ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। शुद्ध उच्चारण पे जो है बल दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल के अंडर, हम बात करें अभी हियरिंग स्किल की, हम बात करें श्रवण कौशल की, हम बात करें तो श्रवण कौशल के थ्रू यदि हम बोलकर वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में हम ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है, प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी स्टेप ये है कि हम जो भी शब्दों का या वाक्यों का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं सेंटेंसेस की, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। उनका उच्चारण जो है या उनके उच्चारण के संबंध में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेपरवाही जो है नहीं होनी चाहिए, कि ध्यान से उनका स्पष्ट उच्चारण जो है एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि एक टीचर सही उच्चारण करेगा तभी बच्चे उसको सीखेंगे और वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक टीचर ही जो है गलत उच्चारण करेगा तो बच्चे भी क्या सीखेंगे? शब्दों का या वाक्यों का गलत उच्चारण करना ही बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सहज तथा सरल शब्दावली का प्रयोग, यूज ऑफ सिंपल वोकेबुलरी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग एक टीचर के द्वारा जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है और वो अपने ज्ञान के सागर में से ऐसे शब्दों को चुनकर या ऐसे शब्दों से वाक्य बनाकर बच्चों को पढ़ा रहा है जो बच्चों की समझ से परे हैं, या बच्चों की वोकेबलरी में वो शब्द ही नहीं है। तो इस कारण भी क्या होगा, एक अध्यापक तो अपना ज्ञान दिखाएगा बच्चों को, लेकिन बच्चे जो है उस अध्यापक से वो चीज़, वो पाठ्य सामग्री, वो कंटेंट नहीं सीख पाएंगे जो एक अध्यापक उनको देना चाह रहा है। क्यों? इसका कारण होगा अध्यापक के द्वारा कठिन शब्दों का उपयोग किया जाना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ऐसे शब्दों का, ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए जो बच्चों को समझने में मदद करे, या जो बच्चों की वोकेबलरी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल लेवल। नेक्स्ट पॉइंट इज दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करते हुए
श्रवण दोष को दूर किया जा सकता है। वो कैसे? यदि कोई सुनने में असमर्थ है तो वो देखकर, एटलीस्ट वो दृश्यों को देखकर जो है समझने की कोशिश कर सकता है। तो उसे उस अवस्था में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस अवस्था में उसे देखने की ज़रूरत है। जो बच्चा देख नहीं सकता वो उस अवस्था में सुनकर समझने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों शब्द यूज़ किए गए हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ श्रुतलेख तथा वाद विवाद का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग डिक्टेशन एंड डिबेट्स। डिक्टेशन, फर्स्टली हम डिक्टेशन की बात करें, श्रुतलेख की बात करें, तो श्रुतलेख से व्हाट डू यू मीन बाय श्रुतलेख या डिक्टेशन? डिक्टेशन से हमारा मतलब है ऐसे शब्द या फिर श्रुतलेख में हम किसी शब्दावली, किसी शब्दों के बारे में बात नहीं करते हैं। श्रुतलेख का मतलब है जैसे हम सुलेख लिखते हैं कि सु जमा लेख, सु मीन्स बहुत ही सुंदर और शुद्ध लिखना, तो देखकर सुलेख लिखा जाता है जैसे बचपन में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जोड़ा गया है श्रुत जमा लेख। श्रुत लेख का मतलब है कि कोई आपको बोल रहा है और आप उस बोलने को सुनकर लिख रहे हैं, सिर्फ आप सुनकर लिख रहे हैं, वो है श्रुत लेख। तो श्रुतलेख तथा वाद विवाद का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग डिक्टेशन एंड डिबेट्स, हियरिंग डिसऑर्डर या लॉस को रिकवर करने के लिए या उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसके उपाय के रूप में ज़रूरी है कि डिक्टेशंस किए जाने चाहिए, डिबेट्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड किए जाने चाहिए टाइम टाइम पर। वो स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या उससे रिलेटेड एजुकेशन या करिकुलम की फील्ड से रिलेटेड अदर एरियाज़ में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा सकती है स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे, वहाँ मीन्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में बच्चों को डिक्टेशन एंड डिबेट्स के थ्रू जो है कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज़, थॉट्स को एक्सप्रेस करना जो है सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि डिक्टेशन एंड वाद-विवाद बोथ प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, आफ्टर दैट ही हम रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो इन दोनों प्रोसेस में भी जो है लिसनिंग स्किल यूज़ हो रही है। ये भी एक रेमेडी हो सकती है हियरिंग डिसऑर्डर या लॉस लॉस से सर्वाइव कर रहे इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट यूज ऑफ स्ट्रेस, बलाघात का सही प्रयोग। करेक्ट यूज ऑफ स्ट्रेस, बलाघात, हिंदी व्याकरण में बलाघात किसे कहा जाता है? बलाघात से हमारा मतलब ऐसे इंग्लिश में क्लियर ही हो रहा है, करेक्ट करेक्ट यूज ऑफ स्ट्रेस। बलाघात मीन्स एक सेंटेंस में जब हम किसी एक शब्द विशेष पर जोर देते हैं और उस शब्द विशेष पर उच्चारण करते हुए जब हम जोर देते हैं उस वाक्य के उस शब्द पे, तो उस जोर देने से हमें पता चलता है कि ये वाक्य किस भाव में बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगी बलाघात। जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए जो वाक्य बोला जाता है किसी ऐसे इंसान को जिसको नहीं पता है कि पर्सन ए का एक्सीडेंट हो गया है, तो जब उसे मालूम पड़ता है तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा या फिर कैसे उस सेंटेंस को प्रोनाउंसिएट करेगा जिससे पता चलेगा कि उसे राइट नाउ, उसे अभी अभी पता चला है कि इंडिविजुअल ए या ए पहले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो इस प्रकार से उच्चारण करेगा, क्या एबीसीडी का बाइक से घिरकर एक्सीडेंट हो गया है? तो इस तरीके से बाइक से घिरकर एक्सीडेंट, इन शब्दों पे जो ज़ोर दे के वो बोल रहा है जिस वाक्य को, उस बोलने के तरीके से उन शब्दों पे ज़ोर देने से पता चल रहा है कि उस व्यक्ति को पहली बार पता चल रहा है या अचानक से मालूम पड़ रहा है कि किसी उसके जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया है। तो वाक्य में किसी एक शब्द पे या एक से ज़्यादा शब्द पे ज़ोर देने से जो भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं हम बलाघात हिंदी व्याकरण में। तो ये आपका है बलाघात का सही प्रयोग कि करेक्ट यूज़ ऑफ स्ट्रेस, कि हम सेंटेंस में किस वर्ड पे कैसे स्ट्रेस दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाले हमारे भाव को समझ सके। उदाहरण के लिए, रुको मत चलो, तो मेरे रुको मत के बाद पॉज़ लेने से पता चल रहा है कि मैं कह रही हूँ रुको मत चलते रहिए। अगर मैं कहूँ रुको मत चलो, तो इससे पता चल रहा है कि मेरे कहने का मतलब ही कुछ और निकल रहा है कि रुको
चलिए मत, ये इसका मतलब हो रहा। तो ये है स्ट्रेस, जो करेक्ट स्ट्रेस है या बलाघात जो है दिया जाना चाहिए वाक्यों में। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। किसके लिए? नई नई चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए और सुनकर जो है अपने कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका एनकरेज द ओरल वर्क, मौखिक कार्य को प्रोत्साहन। लिसनिंग स्किल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं, जो भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो नॉलेज उनको मिले मौखिक रूप से। वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में हमने बात करी थी ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के बारे में। ओरल फॉर्म एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, टू काइंड ऑफ वेरियस फॉर्म हमने पढ़ी थी लैंग्वेज की। तो यहाँ पे ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए तो लिसनिंग स्किल के लिए ज़रूरी है कि जो भी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए वो ओरल फॉर्म में, मौखिक रूप में उनको प्रोवाइड करवाया जाए। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा या भाषा का मौखिक रूप एकमात्र ऐसा साधन है जो लिसनिंग स्किल को एनहांस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक समय में एक ही कार्य, वन टास्क और वर्क एट अ टाइम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग स्किल के लिए कि एक टाइम में स्टूडेंट या लर्नर या प्यूपिल एक ही काम कर रहा हो। यदि सीखने वाला, भाषा सीखने वाला बच्चा एक ही समय में 2 या 2 से ज़्यादा काम कर रहा, तो क्या होगा कि उसके वो सभी काम अच्छे नहीं होंगे। हर एक काम में कुछ ना कुछ कमी जो है देखी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक समय में एक ही काम किया जाए ताकि जो कंटेंट बच्चों को दिया जा रहा है ओरल फॉर्म में, मौखिक रूप में, उसको लिसन करने में, उसका श्रवण करने में बच्चा एबल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज श्रवण इंद्रिय विकारों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हियरिंग डिसऑर्डर्स। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था मेडिकल चेकअप बाय डॉक्टर्स, उसमें भी हमने यही बात कही थी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई बाय पेरेंट्स किया जाता है चाइल्ड को कि हियरिंग डिसऑर्डर है या विच काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज से जो है बच्चा सरवाइव कर रहा है या जूझ रहा है। उसके बाद अगर अगर अध्यापक या माता पिता आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर उसको आइडेंटिफाई करता है और वेरिफिकेशन के लिए या कंफर्मेशन के लिए जो है लास्ट में डॉक्टर्स के पास जाया जाता है। डॉक्टर जो है कंफर्म करता है कि बच्चे की डिसेबिलिटी या हियरिंग लॉस है या नहीं, अगर है तो किस लेवल तक है, कौन सी परसेंटेज तक है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है कि बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा है डिसऑर्डर में या लॉस में या कम है, तो कम है तो उसे मेडिकल के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिष्ट पाठ्य वस्तु को सरल बनाना। क्लिष्ट पाठ्य वस्तु को सरल बनाना, सिंप्लीफाइड द डिफिकल्ट टेक्स्ट। क्लिष्ट शब्द का मतलब यहाँ पे कठिन शब्दों से नहीं लिया गया। किसी भाषा में कठिन शब्दों का होना क्लिष्ट नहीं कहलाता है, बल्कि जिस भाषा का, जिन शब्दों का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए अपने इमोशन और भावों को एक्सप्रेस किया जाता है, उन शब्दों से निकलने वाले अर्थ या निकलने वाले भाव वो इतने डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, वो इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि सुनने वाला आपके शब्दों के भाव को समझ ही ना पाए कि आपने वो शब्द या उन शब्दों को किस भाव में उपयोग में किया। गुस्से में आपने उनको उपयोग किया उन शब्दों का, या प्यार से बात करते हुए उपयोग किया, या आदेश देते हुए बात किया, या रिक्वेस्ट करते हुए आपने बात की है। तो ये है क्लिष्ट शब्द का मतलब कि जो भी आपके सेंटेंस में या सेंटेंस के जो मतलब सामने निकल कर आ रहा है उसमें क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई द डिफिकल्ट टेक्स्ट। जो भी पाठ्य वस्तु में क्लिष्टता होती है, जो भी आपके टेक्स्ट में डिफ़िकल्ट टेक्स्ट हैं, जो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, जिनकी डेफिनेशंस कहिए या फिर जिनकी अवधारणा के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, तो उनकी अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए हम सेम टॉपिक को डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज में जाकर जो है सर्च कर सकते हैं और वहाँ की स्मूथ लैंग्वेज के थ्रू हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण, हेल्थी कंट्रोल्स इन द क्लासरूम। ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज या फिर न्यू लैंग्वेज, कक्षा का जो नियंत्रण है, क्लास कंट्रोल है, वो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिकल
डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब कि हर एक बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स कहने की छूट होनी चाहिए, वो डरना नहीं चाहिए बच्चा, और अपने तरीके से समझने के लिए बच्चा जो है बोल सके एक टीचर को, अध्यापक को, कि उस उसकी नीड क्या है, वो किस मेथोडोलॉजी से, किस टेक्निक से जो है कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता जो है, ये फ्रीडम जो है, ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है होना चाहिए। इस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को ही यहाँ पे लिया गया है हेल्थी कंट्रोल्स इन द क्लासरूम के अंडर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बच्चों का कक्षा में ध्यान केंद्रित करना। चिल्ड्रंस फोकस इन क्लास। लिसनिंग स्किल की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का फोकस, बच्चों का इंटरेस्ट जो है क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग बना रहे। स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ना कि इनएक्टिव पार्टिसिपेशन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग बच्चों की होनी चाहिए। तो इस एक्टिव पार्टिसिपेशन को बनाए रखने के लिए एक टीचर क्या क्या कर सकता है क्लासरूम में? तो वो कर सकता है, फर्स्ट, अट्रैक्टिव राइटिंग ऑन चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड पर आकर्षक लिखना। टीचर बच्चों का अटेंशन लेने के लिए, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या कर सकता है? वो चॉक बोर्ड पे बहुत सुंदर सुंदर लिख सकता है कि बच्चों का ध्यान उस तरफ खींचे, बच्चे देखें उस चीज को, क्या लिखा जा रहा है, और उसको देख रहे बच्चे जो है अपनी नोटबुक पे भी उतारने के लिए मोटिवेट हो। दूसरा, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण जो है एक अध्यापक कर सकता है बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। पीकेटी के ड्यूरिंग क्या रहता है कि बच्चा जो है, बच्चे को ये लगता है कि कब जैसे टीचर मुझसे पूछ ले, कब मेरा नंबर आ जाए। तो इस कारण भी बच्चे की पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज आस्क सिंपल क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट रीड। पठित पाठ के सरल प्रश्न पूछना। अगर हमको क्लासरूम में लेक्चर के दौरान लग रहा है कि बच्चों का ध्यान भटक रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम पढ़ा चुके हैं, उसके उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन बच्चों से पुट कर सकते हैं, और बच्चों का ध्यान जो है वापस अपने टॉपिक की ओर ला सकते हैं। जो अगला तरीका है बच्चों का फोकस रखने में क्लास में, वो है आपका समराइज द प्रीवियस लेसन। पिछले पाठ को संक्षिप्त में बताना। हम बच्चों का ध्यान बटाने के लिए, या बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने लास्ट लेक्चर को हम शॉर्ट तरीके से उसका संक्षिप्त विवरण जो है बच्चों के सामने रख सकते हैं कि हमने पिछला टॉपिक ABCD पढ़ा था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज जो है हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक का पार्ट है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा जो है हम हियरिंग डिसऑर्डर या लॉस को रिकवर कर सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, ये नई भाषा को सीखते समय श्रवण कौशल का प्रयोग करते हुए, तो इन दोषों को हम दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे। तो लास्ट जब इन उपायों का अंत हो रहा है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में इत्यादि आदि और ETC रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो उन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे वो आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? इफ़ यू हैव, देन आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।